हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ईच ऑफ 7 फ्रेंड्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी plays one of the four games with chess, caroms, tennis and badminton and wears a dress of one of the three colors red, blue and white. The following information is also known. No three games are played by the same number of persons. No two of A, B, C, and D play the same game. Number of persons playing caroms is one more than those playing badminton. All those who wear a red dress play caroms, and no person wears a blue dress plays tennis. Each color is worn by at least two persons. A wears blue, E wears white, and F wears red. At least one of E and G plays either caroms or badminton. A does not play chess, B does not play tennis, D plays caroms. B and D wear the same colored dress. और इस सेट पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस सेट को सॉल्व करने के लिए आपके पास में मैक्सिमम 8 मिनट्स का टाइम होगा, और अगर आप थोड़ा सा समझदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो विद इन 5 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पहले पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में जो जानकारी दी गई है उसे हमें थोड़ा सा पहले ब्रेक करना होगा। नो 3 गेम्स आर प्लेड बाय द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स। दैट मीन्स अगर हम 3 गेम लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उन 3 गेम्स को सेम नंबर ऑफ पर्सन्स खेलते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है गेम 1 को भी एक पर्सन खेलता हो, गेम 2 को भी एक पर्सन खेलता हो और गेम 3 को भी एक पर्सन खेलता हो, ये अलाउड नहीं है। ऐसे ही हो सकता है गेम 1 को 2 पर्सन खेलते हो, गेम 2 को भी 2 पर्सन खेलते हो और गेम 3 को भी 2 पर्सन खेलते हो, ये अलाउड नहीं है। तो इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। No two of A, B, C and D play the same game. Now this is very important. इनमें से कोई भी 2 लोग सेम गेम नहीं खेलते। दैट मीन्स A और B सेम गेम नहीं खेल सकते, A और C सेम गेम नहीं खेल सकते, A और D सेम गेम नहीं खेल सकते। सिमिलरली B और C, B और D और C और D। दैट मीन्स ये जो 6 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं, कोई भी 2 पर्सन सेम गेम यहाँ पर नहीं खेल सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेइंग कैरम्स इज वन मोर देन दोज प्लेइंग बैडमिंटन। अच्छा, ये काम करते हैं, कैरम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं CR से, ऐसे ही बैडमिंटन को BD से। तो कैरम खेलने वाले जो पर्सन्स हैं वो बैडमिंटन खेलने वाले पर्सन से एक ज्यादा है। ऑल दोज हु वेयर अ रेड ड्रेस प्ले कैरम्स। जिसने भी रेड ड्रेस पहनी है वो हर हालत में कैरम गेम खेलेगा। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। यहां सावधानी क्या रखनी है, रेड ड्रेस जिसने पहनी है वो कैरम खेलेगा, कैरम खेलने वाले ने रेड ड्रेस पहनी हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन भी कैरम गेम खेल ले। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो पर्सन हु वेयर्स अ ब्लू ड्रेस प्लेज टेनिस। ब्लू ड्रेस जिसने भी पहनी है वो नहीं खेल सकता टेनिस। लेट्स से टेनिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं TN से, तो ब्लू ड्रेस पहनने वाला पर्सन टेनिस नहीं खेल सकता। यहां पर ये जानकारी हमारी हो गई। ये वाली जानकारी भी हमने इंफॉर्मेशन को कर ली है। बाकी यहाँ पर ये जो जानकारी है इसको बस हम बैक ऑफ द माइंड याद रखेंगे। ईच कलर इज वॉर्न बाय एटलीस्ट 2 पर्सन्स, राइट। हर एक कलर की ड्रेस कम से कम 2 लोग पहनते हैं। टोटल लोग हैं 7। ये तभी पॉसिबल है जब 2 लोग एक कलर की ड्रेस पहने, 2 लोग दूसरे कलर की ड्रेस पहने और 3 लोग थर्ड कलर की ड्रेस पहने। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है जहां तक हम ड्रेस के कलर की बात कर रहे हैं। ओके, ए वेयर्स ब्लू। ए के बारे में बात करते हैं। ए वेयर्स ब्लू। इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन है कि ये ब्लू ड्रेस पहनते हैं। तो ब्लू ड्रेस के साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि ये टेनिस नहीं खेल सकते। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, क्रॉस में हम यहाँ पर टेनिस लिख देते हैं। ठीक है,
सो ए वेयर्स ब्लू, ई वेयर्स व्हाइट। ई जो है इनकी ड्रेस का कलर है व्हाइट। एफ वेयर्स रेड, एफ की ड्रेस का कलर है रेड। नाउ जैसे ही एफ की ड्रेस का कलर रेड हुआ, हमें मालूम है रेड ड्रेस वाला पर्सन कैरम गेम खेलता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कैरम्स। सीआर रिप्रेजेंट कर रहा है कैरम्स। ठीक है, तो ये जानकारी हमारी हो चुकी है। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ई एंड जी प्लेज ईदर कैरम्स और बैडमिंटन। ई और जी में से कम एक जना कैरम या बैडमिंटन खेलता है। हो सकता है दोनों जनों में से एक जना कैरम खेलता हो, एक बैडमिंटन खेलता हो सकता है दोनों ही पर्सन बैडमिंटन खेलते हो। दैट मीन्स इन दोनों के सामने कम से कम एक बार कैरम और बैडमिंटन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार हम थोड़ा सा बाद में इंफॉर्मेशन को समझेंगे। ए डज नॉट प्ले चेस, ए चेस नहीं खेलता। लेट्स से चेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH से। सो ए डज नॉट प्ले chess. B does not play tennis. B टेनिस नहीं खेलता। D plays caroms. Now D के साथ में कौन सा गेम हो गया है? कैरम्स। Now कैरम होते या ये गलती मत करिएगा कि आप इसको रेड कलर कर दें। मैंने वाइस वर्सा बताया था, रेड होने पर कैरम होगा, पर कैरम होने पर रेड हो ये जरूरी नहीं है। ये कैरम गेम खेलते हैं। अब इससे कुछ और जानकारी हमारे पास मिल सकती है। हमें नजर डालना होगा कि ए बी ए डी ये इनमें से कोई भी जना सेम गेम नहीं खेलते। नाउ डी का हमें मालूम हो गया है कि वो कैरम खेल रहा है। दैट मींस अब ए बी और सी में से कोई भी पर्सन कैरम गेम नहीं खेल सकते, राइट? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कैरम भी नहीं खेल सकते हैं, ये भी कैरम नहीं खेल सकते हैं, और सी जो है वो भी कैरम नहीं खेल सकते हैं। अगर हम ए पर नजर डालें, ये कैरम नहीं खेल सकते, टेनिस नहीं खेल सकते, चेस नहीं खेल सकते, तो इनके लिए अब हमारे पास में सिर्फ एक ही गेम बचा है, एंड दैट इज बैडमिंटन। अच्छा, जैसे ही ए बैडमिंटन खेल रहे हैं, अब बी और सी में से कोई भी बैडमिंटन नहीं खेल सकता। तो बी पर नजर डालें, वो टेनिस नहीं खेल सकते, वो कैरम नहीं खेल सकते, बिकॉज ए बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन नहीं खेल सकते। तो बी के पास सिर्फ एक ही गेम हमारे लिए बचा है। यहां पर वी कैन राइट डाउन चेस। ठीक है, व्हाट अबाउट सी? नाउ सी को अगर आप देखें, वो कैरम नहीं खेल रहे, क्योंकि ए बैडमिंटन खेल रहा है तो वो बैडमिंटन नहीं खेल रहे, बी चेस खेल रहा है तो वो चेस नहीं खेल रहे। तो उनके साथ सिर्फ एक ही गेम हम यहां पर एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज टेनिस। ठीक है, तो अब तक टेनिस और चेस एक एक बार हो चुके हैं, बैडमिंटन एक बार और कैरम 2 बार। ठीक है, अगर हम सी की बात करें, वो टेनिस खेलते हैं, इसका मतलब है उनकी ड्रेस का कलर ब्लू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या उनकी ड्रेस का कलर रेड हो सकता है? अगर रेड होता तो उन्हें कैरम खेलना पड़ता, पर वो तो टेनिस खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है सी की जो ड्रेस है उसका कलर है व्हाइट। ठीक है ना, व्हाइट अब तक 2 बार आ चुका है, हर एक कलर जो है वो कम से कम 2 बार आना ही चाहिए। तो यहां पर ये जो जानकारी है ये भी हमारी हो गई है। बी एंड डी वेयर द सेम कलर ड्रेस। बी और डी की जो ड्रेस है उसका कलर सेम होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहला सवाल, क्या वो कलर व्हाइट हो सकता है? मे बी यस। अगर हमने यहां पर व्हाइट लिख दिया तो छोटी सी दिक्कत हो सकती है। अगर हम कोशिश करें यहां व्हाइट लिखें और यहां व्हाइट लिखें तो व्हाइट टोटल 4 बार आ जाएगा। मैक्सिमम कोई भी कलर 3 बार आ सकता है। इसका मतलब है बी और डी की ड्रेस का कलर व्हाइट नहीं हो सकता। ओके, क्या बी और डी की कलर का जो ड्रेस का कलर है वो रेड हो सकता है? अगर हम यहाँ पर रेड लिखें तो एक दिक्कत होगी, रेड के साथ में चेस नहीं आ सकता, रेड के साथ में कैरम ही आएगा, तो ये रेड भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये हर हालत में कौन सा होगा कलर? ब्लू। नाउ यहां पर क्या हो गया है, ब्लू 3 बार आ चुका है, व्हाइट 2 बार आ चुका है, अब रेड 1 बार और आना है, तो रेड को यहां पर आना ही पड़ेगा। और जैसे ही यहां रेड आया, ये कैरम गेम होगा ही होगा। नाउ कैरम यहां पर 3 बार आ चुका है और क्वेश्चन साफ कह रहा है कि कैरम जो है वो बैडमिंटन से एक ज्यादा बार खेला जाता है।
तो अगर कैरम को 3 पर्सन खेलते हैं तो बैडमिंटन खेलने वाले 2 पर्सन होने चाहिए। एक ही जगह बची है जहां पर हम बैडमिंटन को प्लेस कर सकते हैं। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हमने अरेंज कर लिया और इसको एक टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे उन्हें आंसर करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द कलर ऑफ जी's ड्रेस इज, जी ये रहे, कलर ऑफ ड्रेस है इनका रेड, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। Which two games are played by the same number of persons? अगर हम सेम नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, कैरम गेम खेलते हैं 3 पर्सन, बैडमिंटन खेलते हैं 2 पर्सन, चेस खेलते हैं 1 पर्सन और टेनिस जो है वो भी एक ही पर्सन खेलते हैं। तो चेस और टेनिस वो गेम्स हैं विच आर प्लेड बाय द सेम नंबर ऑफ पर्सन, दोनों ही गेम्स को एक एक पर्सन खेलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्लेस, and as we can see E plays badminton, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स वेयर अ रेड ड्रेस? रेड ड्रेस पहनने वाले पर्सन्स हैं F एंड G, सो आंसर होगा देयर आर 2 पर्सन्स, सेकेंड ऑप्शन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से अरेंज हमें करना था। ये क्वेश्चन आप आसानी से 5 to 6 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते थे। मैक्सिमम आपको इसमें 8 मिनट्स लेना चाहिए था। अगर आप इससे ज्यादा समय ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी भी इंफॉर्मेशन को सही ढंग से आइडेंटिफाई करके अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए एक और सेट डिस्कस करते हैं। 13 candidates appeared for the written examination of a selection test containing 5 questions. The correct answer for each question was either yes or no. The 13 candidates gave 13 different answer sets. That is, if one candidate answered yes, 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 another candidate possibly answered yes, 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 no, which is a different answer to the set of 5 questions, and so on. The marks were 1 for a right answer and 0 for a wrong answer. 6 of the candidates A, B, C, D, E and F got equal marks and were selected as they secured the highest marks among the 13 candidates. K, L and M were among the 7 who failed to get selected. K's answers to the 5 questions in order had been no, no, yes, no, no. The corresponding answers of L had been yes, no, no, yes, yes. The corresponding answers of M had been yes, 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 no, yes. अब इसके बाद में हमारे पास में 4 क्वेश्चंस हैं। अगेन इस सेट को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 8 मिनट्स का टाइम मैक्सिमम होगा। कोशिश करें कि आप इस सेट को 6 मिनट्स में सॉल्व कर सकें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पहले पॉज करें, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है एक बार उसे समझ लें। टोटल कैंडिडेट्स हैं 30। एग्जाम इन्होंने राइट किया है, 5 क्वेश्चंस हैं एग्जाम में। करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन या तो यस था या नो था। 13 कैंडिडेट गिव 13 डिफरेंट आंसर सेट्स। दैट मींस किन्हीं भी 2 कैंडिडेट्स के सारे आंसर्स मैच नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये बड़ा आसानी से पॉसिबल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पास ऑप्शन है यस एंड नो का, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास में भी 2 ऑप्शन है, थर्ड के पास में भी 2, फोर्थ के पास में भी 2 और फिफ्थ के पास में भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आंसर सेट्स हमसे पूछे जाएं तो वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 32। तो 13 कैंडिडेट्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। करेक्ट अगर आपने आंसर किया है तो उसके लिए 1 मार्क आपको अलॉट होगा और अगर इनकरेक्टली आंसर किया है तो 0, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। 6 कैंडिडेट्स गॉट इक्वल मार्क्स। ओके, 6 कैंडिडेट ऐसे जिनके मार्क्स इक्वल हैं एंड वर सेलेक्टेड एज दे सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द 13 कैंडिडेट्स। तो सबसे पहली बात यहां पर 6 कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स इक्वल हैं और ये 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं बिकॉज दे गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। अब
इनके इक्वल मार्क्स कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर हमसे ये कहा जाए कि 5 में से पांचों क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो जवाब होगा 1, 5C5। 5 में से 4 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 5। 5 में से 3 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? दैट इज 5C3। 5C3 को अगर आप सॉल्व करते हैं, ये कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 6 into 2 12 डिनोमिनेटर पे है, तो वी विल गेट 10 एज द आंसर। थोड़ा मैथमेटिक्स की यहाँ पे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया है एक। ऐसे ही 5C2, 5 में से 2 क्वेश्चन करेक्टली आंसर करने वाले भी 10% होंगे। 5 में से सिर्फ एक क्वेश्चन करेक्टली आंसर करने वाले 5% होंगे और एक भी क्वेश्चन करेक्टली आंसर नहीं करने वाला भी 1% होगा। आप देख सकते हैं इन सबको मिलाने पर वैल्यू 32 आ रही है। दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग हियर, राइट। नाउ 6 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आए, तो पहली बात है वो 6 कैंडिडेट्स ने पांचों क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेक्टली किए ही नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी 2 सेट्स में सिमिलरिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी उन्होंने अटेम्प्ट करेक्टली नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसे 5 पर्सन है। तो 6 पर्सन जिनके स्कोर सेम आए, ये तभी पॉसिबल है जब या तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हो उन सभी ने, या सभी ने 2 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए। नाउ अगर वो 6 पर्सन जिन्होंने सपोज हम मान लेते हैं कि 2 ही क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, तो बाकी जो 7 पर्सन हैं उन्होंने 2 से कम क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे। दैट मींस या तो 1 या 0। पर यहां एक दिक्कत हो गई है, 1 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करने वाले 5 लोग हो सकते हैं और 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 1, इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 6। हमें 7 पर्सन चाहिए ए से लेके एफ के अलावा। इसका मतलब है ये जो 6 पर्सन थे जिनके मार्क्स इक्वल आए और जो सेलेक्ट हो गए, और बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया, उन्होंने 3 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारी समझ में आ गई है, that those 6 candidates who secured equal marks as well as the highest marks and got selected, they must have attempted 3 questions correctly. इसके अलावा जो 7 लोग बचे, उन्होंने या तो 2 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं या 1 क्वेश्चन या 0। दैट मींस बाकी 7 में से कोई भी 2 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये एक जानकारी हमने यहाँ पर जुटा ली, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर और हम बहुत कुछ क्वेश्चन में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है इनके बारे में कुछ जनरल यहाँ पर जानकारी जो है हम पता कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली ए के कितने अटेम्प्ट थे, बी के कौन सा सही था, सी का कौन सा सही था, ये हम नहीं पता कर सकते, और बाकी लोगों के बारे में भी नहीं कर सकते। लेकिन यस, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5 इनके बारे में हमको जानकारी जुटा सकते हैं। KLM ये वो पर्सन हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे नजर डालें, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नो करेक्ट हो, राइट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? हो सकता है उसका भी आंसर यस करेक्ट हो सकता है उसका आंसर नो करेक्ट हो। तो यहां पर टोटल हमारे पास में 4 केसेस बन चुके हैं। 4 केसेस कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस करेक्ट हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यस करेक्ट हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नो करेक्ट हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नो एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नो करेक्ट हो। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर केसेस देखने पड़ते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इस वाले केस पे नजर डालते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस करेक्ट है। इसका मतलब है एल का और एम का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, राइट, क्योंकि वो यस था। व्हाट अबाउट सेकंड? एम का सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, ठीक है, क्योंकि वो यस था। बाकी लोगों के बारे में हम क्या बात करें? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब एम जो है, इनके 2 से ज्यादा आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब है इनके बाकी सारे आंसर्स गलत होंगे। क्यों नहीं हो सकते हैं 2 से ज्यादा? अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये 3 वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर इनका सिलेक्शन हुआ होता तो इनके 3 या उससे ज्यादा सही हो सकते थे,
बट क्योंकि इनके सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इनके मैक्सिमम 2 करेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही हमने इन तीनों वैल्यूज को क्रॉस किया, यस वाला क्रॉस हो जाएगा, नो वाला टिक हो जाएगा, नो वाला क्रॉस हो जाएगा, यस वाला टिक हो जाएगा, यस वाला यहां पर क्रॉस हो जाएगा और नो वाला टिक हो जाएगा। एक छोटा सा गड़बड़ यहां हो गया। अगर हम एल पे नजर डालें तो व्हाट वी फाइंड कि एल की यस यस नो 3 आंसर्स करेक्ट हो गए। तो इसका मतलब तो उनको सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने जो अजम्पशन लिया था कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस एंड यस है, ये अजम्पशन हमारा गलत था। चलिए ठीक है, अगर ये गलत था तो फिर सेकंड अजम्पशन पे हम नजर डालते हैं एक बार। मान लीजिए ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। दैट मींस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर नो करेक्ट है। अब यस और नो ये दोनों टिक हो गए, तो मतलब ये सभी क्रॉस हो गए। ठीक है, अब यस होते ही ये टिक हो गया, ये क्रॉस हो गया, नो होते ही ये टिक हो गया, ये क्रॉस हो गया। ये नो है, क्रॉस हो गया है तो यस पे टिक हो गया है, यस पे क्रॉस होने का मतलब है नो पे टिक हो गया है। दैट मींस आप अगेन देख सकते हैं एम के 3 करेक्ट आंसर अब तक हो चुके हैं, अगेन अलाउड नहीं है। थर्ड केस पे नजर डालते हैं। चलिए थर्ड केस एक बार ये वाला हम ले रहे हैं। अच्छा यही हम क्यों ले रहे हैं? देखिए अभी तक पहला केस था यस यस, वो यहां है, यस नो वो यहां है, नो नो वो यहां है। तो हम पहले इस पे नजर डाल देते हैं। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है यहां पर यस वाले इनकरेक्ट, नो वाला करेक्ट, यस वाला इनकरेक्ट। तो वी कैन से कि यहां पर इनके तीनों ही अब गलत होने चाहिए। यस वाला करेक्ट, यस वाला इनकरेक्ट हो गया है, नो वाला करेक्ट हो गया है। नो वाला रॉन्ग कर सकते हैं, यस को टिक कर दें, और जैसे ही ये करेंगे अगेन यहां पर क्या हो गया है, एल के 3 आंसर्स करेक्ट हो गए जो अलाउड नहीं है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के आंसर्स ना तो ये हो सकते हैं, ना ये हो सकते हैं, ना ये हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर क्या होगा? नो यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नो करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस करेक्ट होगा। इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस पे नजर डाल सकते हैं और सेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे एक बार नजर डालें। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मार्क्स डिड एफ गेट? एफ उन 6 पर्सन्स में से एक है जिसका सिलेक्शन हो गया है, और हमें मालूम है वो 6 पर्सन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से हर एक पर्सन के इक्वल मार्क्स थे और हर एक पर्सन ने 3 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। सो देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर इन ऑर्डर। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नो और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है यस। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर इन ऑर्डर। ना क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे नजर डालना होगा। देखिए इसका आंसर नो एंड यस था, तो के का ये आंसर करेक्ट था, ये इनकरेक्ट। एल का ये आंसर इनकरेक्ट था, ये आंसर भी इनकरेक्ट। एम का ये आंसर इनकरेक्ट था और ये आंसर करेक्ट था। अब अगर हम के और एम पे नजर डालें तो इनमें से किसी भी पर्सन के अब 2 आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते हैं। दैट मींस यस नो वाला केस हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों करेक्ट हो गए तो के 3 आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पर यस नो वाला केस हमने ये हटा दिया है। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है नो यस वाला केस? एक बार देख सकते हैं, बाकी सारे केसेस हम कंसीडर करेंगे पर यस नो वाले केस को तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बाकी केसेस पे नजर डालते हैं। सपोज नो एंड नो, अगर हम नो एंड नो पे नजर डालते हैं तो ये करेक्ट हो गया है और ये भी करेक्ट हो गया है। दैट मींस ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट हो गया है और ये इनकरेक्ट हो गया है। अब के 2 करेक्ट हो चुके हैं, एल के 1 करेक्ट हुआ है और एम के 2। पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर हम इस आंसर को करेक्ट मानते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पर तब उस केस में के 3 करेक्ट हो जाएंगे
और अगर इसको इनकरेक्ट मानते हैं तो इसे हमें करेक्ट मानना पड़ेगा, और उस केस में क्या होगा, एम के 3 आंसर करेक्ट हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स नो नो वाला केस भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। सेम वे हम यहां पर यस और यस वाला केस पे अगर नजर डालें, चलिए इस वाले केस पे हम नजर डालते हैं तो देखिए क्या हमारा आंसर आता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस करेक्ट है, फोर्थ का आंसर यस करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगेन अब यहां दिक्कत क्या होगी, क्योंकि एम के 2 करेक्ट हो चुके हैं, अब इनका थर्ड करेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट होना चाहिए, ये इनकरेक्ट होगा तो ये करेक्ट होगा, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि के 3 करेक्ट हो गए। दैट मीन्स यस एंड यस भी आंसर नहीं होगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो एंड यस। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होगा नो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होगा यस। ठीक है, अब नो होते ही ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और यस होते ही ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि यहां पर इनके 2 करेक्ट हो चुके हैं, ये करेक्ट नहीं हो सकता, सो दिस हैज टू बी इनकरेक्ट, तो इसको करेक्ट करना होगा और इसे भी इनकरेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं एम का 1 करेक्ट है, एल के 2 करेक्ट हैं और के भी 2 ही करेक्ट हैं। सो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, नो। चलिए इस सेट के ऊपर बेस्ड जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, हमें मालूम है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, नो, इज द सेम एज द करेक्ट आंसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स, और नो 1 का भी था और 3 का भी था, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कई बार जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि आप पूरा सेट सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, एंड इमीडिएटली उसके बाद में क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उस पर नजर डालनी होती है कि किसके बारे में जानकारी पूछी गई है, और उस जगह जो जानकारी जो पूछी गई है उसका हिंट लेते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एडवांटेज रहेगा।